हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू टुडेस क्लास। तो स्टूडेंट, आज के इस वीडियो में जो हम स्टार्ट करने वाले हैं चैप्टर 11 को, जो कि है रिलेशनल डेटाबेस, या फिर जो है आपको कहीं कहीं ये बुक में देखने को मिलेगा डेटाबेस कॉन्सेप्ट। तो यहाँ पे देखिए, जो आपकी डेटाबेस वाली यूनिट है उसको हम यहाँ पे स्टार्ट कर रहे हैं इस चैप्टर से। तो यहाँ पे जो है जितने भी डेटाबेस के कॉन्सेप्ट हैं उन सबको डिस्कस करेंगे, और डेटाबेस क्या होता है, रिलेशनल डेटाबेस क्या होता है, वो सारी चीज़ें हम डिस्कस करेंगे। और साथ ही साथ एग्जाम से रिलेटेड जो भी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट हैं उन सबको हम डिस्कस करेंगे। और यहाँ पे देखिए, जो चैप्टर है वो आपका पूरा थ्योरेटिकल रहेगा। नेक्स्ट जो चैप्टर होगा उसमें हम जो है प्रैक्टिकली सारी चीज़ों को देखेंगे, मतलब कि एसक्यूएल के थ्रू हम किस तरीके से डेटाबेस को मैनेज करते हैं। एसक्यूएल को जो हम नेक्स्ट चैप्टर में कंटिन्यू करेंगे। तो यहाँ पे ये वाला चैप्टर जो है बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसके कॉन्सेप्ट को अगर आपने नहीं समझा तो नेक्स्ट चैप्टर में जो है आप कॉन्सेप्ट को गलत समझ सकते हैं। तो इसीलिए इस चैप्टर को जो है बहुत अच्छे से समझिएगा, क्योंकि इस चैप्टर से बहुत सारे ऐसे कॉन्सेप्ट हैं जो कि आपको एग्जाम में देखने को मिलेंगे। बहुत सारे क्वेश्चन जो हैं वो आपके एग्जाम में बनते हैं डेटाबेस से रिलेटेड। तो यहाँ पे इस चैप्टर को अच्छे से समझिएगा। तो आज की जो है हमारे इस चैप्टर की पार्ट 1 वीडियो रहेगी, और इस चैप्टर को जो है मैं कम से कम पार्ट में जो है ख़त्म करने की कोशिश करूँगा। तो चलिए आज के इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं और डिस्कस करते हैं डेटाबेस को। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि डेटाबेस होता क्या है। तो देखिए, डेटाबेस कैन बी डिफाइंड एज अ कलेक्शन ऑफ इंटर रिलेटेड डेटा स्टोर्ड टुगेदर टू सर्व मल्टीपल एप्लीकेशन। मतलब कि डेटाबेस जो है वो एक ऐसा कलेक्शन है डेटा का जिसको कि हम स्टोर करते हैं अलग अलग टाइप के एप्लीकेशन को परफॉर्म करने के लिए। मतलब कि जब हम ऑर्गेनाइज वे में डेटा को स्टोर करते हैं तो उसी को हम जो है डेटाबेस बोलते हैं। हर एक ऑर्गेनाइजेशन का अपना एक डेटाबेस होता है। एक छोटे से स्कूल की अगर हम बात करें तो उसका भी अपना डेटाबेस होता है। देखिए, स्टूडेंट की डिटेल है, टीचर्स की डिटेल है, उनकी सैलरी की डिटेल है, स्टूडेंट की फीस की डिटेल है। तो ये जो है एक तरीके का डेटा ही है, और इसको कहीं ना कहीं एक तरीके से स्टोर करके रखा हुआ होगा, तो उसी को हम बोलेंगे डेटाबेस। अब आज के टाइम में इसी को जो है कंप्यूटराइज फॉर्म में रखा जाता है। मतलब कि कंप्यूटर में जो है इन्फॉर्मेशन को कलेक्ट करके एक जगह पर रखा जाता है, जो डेटा है उसका कलेक्शन बना के जो है एक जगह पर रखा जाता है, तो उसी को हम डेटाबेस बोलते हैं। आई होप आप लोग को समझ में आ रहा होगा कि डेटाबेस क्या होता है। तो देखिए, यहाँ पे डेटाबेस को मेंटेन करने के कई सारे तरीके होते हैं। एक तरीका तो होता है फाइल सिस्टम। अब देखिए, फाइल सिस्टम में क्या होता है, यहाँ पे नॉर्मली हम क्या करते हैं, जो भी डेटा होता है हमारा उसको जो हम फाइल्स के फॉर्म में जो है स्टोर करते हैं। अब ये जो फाइल है वो किसी भी तरीके की हो सकती है। देखिए, नॉर्मली हम क्या करते हैं, कोई भी टाइप की फाइल्स होती हैं तो उनको हम कंप्यूटर पे स्टोर कर लेते हैं। तो ये जो फाइल है वो किसी भी तरीके की फाइल हो सकती है, जैसे कि आपकी टेक्स्ट फाइल है, या फिर आपकी CSV फाइल है, या फिर जो है पिक्चर की फॉर्म में हो सकती है कोई फाइल, या फिर ऑडियो फाइल हो सकती है, वीडियो फाइल हो सकती है, या फिर वेब पेज की फाइल हो सकती है। तो इस तरीके से नॉर्मली हम अपने कंप्यूटर में डेटा को स्टोर करते ही हैं कि भाई इमेजेस रख ली हमने, ऑडियो फाइल रख ली, वीडियो रख ली, टेक्स्ट फाइल रख ली। तो इस तरीके से फाइल सिस्टम की हेल्प से हम क्या करते हैं, फाइल के फॉर्म में जो हमारा डेटा होता है उसको कलेक्ट करके अपने पास रखते हैं। तो यहाँ पे अगर हम बात करें कि मान लीजिए कोई स्कूल है, तो वो अगर फाइल सिस्टम की हेल्प से जो डेटा है उसको मैनेज करता है, तो वो नॉर्मली क्या करेगा, सपोज कि जो ऑफिस स्टाफ होगा तो वो स्टूडेंट की डिटेल को रखेगा। मतलब कि स्टूडेंट की एक फाइल मेंटेन करेगा, तो उसमें क्या करेगा, इस तरीके से एक फाइल बना लेगा जो कि आपकी MS एक्सेल या फिर किसी और एप्लीकेशन में हो सकती है। तो वहाँ पे जो है टेबल की फॉर्म में वो डेटा को एंटर कर देगा इस तरीके से, भाई रोल नंबर, स्टूडेंट नेम, डेट ऑफ बर्थ, फादर नेम और एड्रेस। इस तरीके से जो वहाँ पर डिटेल डाल दी जाएगी, और इसको जो एक सेपरेट फाइल में स्टोर किया जाएगा। मान लीजिए कि इसको एक वर्ड फाइल में डाल दिया गया। इसी तरीके से मान लीजिए क्लास टीचर जो है क्लास का, वो अपने डेटा को मेंटेन कर रहा है। सपोज कि वो अटेंडेंस की डिटेल मेंटेन कर रहा है, तो उसने एक अलग फाइल बना ली, और वहाँ पे जो है उसने स्टूडेंट्स की अटेंडेंस की डिटेल फीड कर दी। जैसे कि यहाँ पर अटेंडेंस की डेट हो गई, रोल नंबर हो गया, और स्टूडेंट का नेम हो गया, डेट ऑफ बर्थ हो गई, और उसने जो है वहाँ पर अटेंडेंस का स्टेटस ऐड कर दिया। तो इस तरीके से ये भी क्या होगा, एक तरीके से फाइल क्रिएट हो जाएगी, और वो जो टीचर होगा वो भी क्या करेगा, एक फाइल को क्रिएट करके अपने पास रखेगा। हो सकता है ये जो फाइल होगी वो MS वर्ड की हो, या फिर एक्सेल की भी फाइल ये हो सकती है। तो इस तरीके से जो स्टूडेंट का डेटा है वो दो जगह पे मेंटेन हो रहा है। एक तो ऑफिस स्टाफ मेंटेन कर रहा है, और साथ ही साथ जो है वहाँ पे क्लास टीचर भी मेंटेन कर रहा है। हो सकता है फीस वगैरह की डिटेल के लिए अलग फाइल बनाई जाए, या फिर हो सकता है कोई कॉम्पिटिशन वगैरह हो रहे हो उसके लिए जो है अलग फाइल क्रिएट की जाए। तो इस तरीके से जो अलग अलग फाइल बना के उनको स्टोर किया जाएगा। तो एक तरीका तो ये हो गया कि हम फाइल सिस्टम की हेल्प से जो है डेटा को मेंटेन कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पे फाइल सिस्टम की हेल्प से डेटा को मेंटेन करने में कई सारी प्रॉब्लम्स आती हैं। क्या प्रॉब्लम्स होती हैं, देखिए कुछ लिमिटेशंस हैं इसकी। तो यहाँ लिमिटेशन की अगर हम बात करें, तो फाइल सिस्टम की हेल्प से जो है हम बहुत ज़्यादा बड़े डेटा को हैंडल नहीं कर सकते हैं। जैसे जैसे डेटा इंक्रीज होता जाता है, वैसे वैसे जो फाइल सिस्टम है वो जो है डेटा को मेंटेन करने के लिए सूटेबल नहीं रहता। जैसे कि अगर हम बात करें कुछ लिमिटेशंस की, तो क्या है फाइल सिस्टम की,
डिफिकल्ट टू एक्सेस। देखिए जो फाइल्स हम क्रिएट करेंगे अलग अलग, मान लीजिए मैंने आपको बताया कि एक फीस के लिए फाइल क्रिएट कर दी, एक कंपटीशन के लिए क्रिएट कर दी, एक अटेंडेंस के लिए क्रिएट कर दी, और इसी तरीके से नंबर ऑफ क्लासेस होंगी, नंबर ऑफ टीचर्स होंगे, सब फाइल्स को क्रिएट करेंगे। अब उनको एक कंप्यूटर पर रख भी दें आप, तो उनको एक्सेस करना जो है डिफिकल्ट हो जाएगा कि भाई कौन सी वाली फाइल को एक्सेस करना है, कौन सी को नहीं करना है। तो यहाँ पे जो है एक्सेस करने में फाइल्स को डिफिकल्टी महसूस होती है। इसके अलावा देखिए यहाँ पर डेटा की रिडंडेंसी रहती है कि मान लीजिए एक टीचर ने जो है उसका रिकॉर्ड बनाया और दूसरे टीचर ने भी सेम फाइल बना ली, तो वहां पे जो है डेटा की डुप्लीकेसी होगी। तो फाइल सिस्टम में जो है डेटा की डुप्लीकेसी होने के चांसेस ज़्यादा रहते हैं। इसके अलावा देखिए फाइल सिस्टम में जो है वो डेटा की इनकंसिस्टेंसी रहती है, मतलब कि डेटा जो है वो यहाँ पे ज़्यादा कंसिस्टेंस नहीं रहता है। इसके अलावा जो है डेटा आइसोलेशन, भाई देखिए यहाँ पे अलग अलग फाइल क्रिएट की हुई हैं, तो वो यहाँ पे क्या होंगी, आइसोलेट फाइल्स होंगी, एक दूसरे से कनेक्शन उनका नहीं होगा। इसके अलावा जो है यहाँ पे पर्टिकुलर टाइप का डेटा का डिपेंडेंस होगा, मतलब कि पर्टिकुलर टाइप की फाइल को ओपन करने के लिए पर्टिकुलर टाइप का एप्लीकेशन को आपको यूज़ करना पड़ेगा। मान लीजिए एक वर्ड की फाइल है, एक इमेज फाइल है, एक ऑडियो फाइल है, तो अलग अलग जो है एप्लीकेशन आपको यूज़ करने पड़ेंगे उसको एक्सेस करने के लिए। इसके अलावा अगर हम बात करें तो डेटा की जो शेयरिंग होती है वो कंट्रोल्ड होती है। देखिए शेयरिंग से मतलब है जो फाइल होती हैं उन्हीं को अगर आपको शेयर करना हो एक ही कंप्यूटर से, तो वो यहाँ पे लिमिटेशन रहती है, इतने ईजिली जो है आप उसको शेयर नहीं करा सकते मल्टीपल यूजर्स में। तो ये यहाँ पे क्या हो गई, लिमिटेशन हो गई। तो इस तरीके से ये सारी लिमिटेशन आपकी फाइल सिस्टम में होती हैं। तो इसीलिए इन सारी लिमिटेशन से डील करने के लिए एक नया कॉन्सेप्ट आया जिसको कि हम बोलते हैं DBMS। इसकी फुल फॉर्म होती है डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। तो इसको हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे कि डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम एक्चुअली में होता क्या है। तो देखिए जो भी हमारी लिमिटेशन थी फाइल सिस्टम में, उनसे ओवरकम होने के लिए या फिर आप कह सकते हैं उनसे बचने के लिए यहाँ पे नया कॉन्सेप्ट आया है हमारा डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम का। मतलब कि डेटा को मैनेज करने का एक सिस्टम है जिससे कि हम डेटा जो हमारा उसको जो है हम ऑर्गेनाइज वे में, एफिशिएंट वे में जो है मैनेज कर पाएँ। तो डेटाबेस मैनेजमेंट एक्चुअली में होता क्या है, डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम जो है वो एक तरीके का सॉफ्टवेयर होता है, एक तरीके का एप्लीकेशन होता है जिसकी हेल्प से आप क्या कर सकते हैं, डेटाबेस को क्रिएट कर सकते हैं और उसको मैनेज कर सकते हैं। मतलब जो भी कंपनी का या किसी भी ऑर्गेनाइजेशन का डेटा है उसको आप क्रिएट कर सकते हैं, प्रॉपर तरीके से उसको स्टोर कर सकते हैं और उसको मैनिपुलेट कर सकते हैं। जब भी आपको ज़रूरत है उसको मैनेज करने की या फिर स्टोर करने की तो उसको स्टोर करिए, अपडेट करने की या फिर मॉडिफाई करने की रिक्वायरमेंट है तो आप जो है उसको मॉडिफाई भी कर सकते हैं, रिट्राइव कर सकते हैं। जब भी आपको एक्सेस करना आप एक्सेस कर सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए यही काम होता है डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम का कि इफिशिएंट वे में जो है आप डेटा को स्टोर कर सकते हैं और उसको जो है मैनेज कर सकते हैं। तो आज के टाइम में देखिए बहुत सारे डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम है जिनमें से कुछ तो हमारे ओपन सोर्स हैं और कुछ जो है वो कमर्शियल है, मतलब कि कुछ जो है वो हमारे पेड होते हैं। तो यहाँ पे देखिए एग्जांपल के तौर पे मैंने नेम मेंशन कर रखे हैं, MySQL है, Oracle है, PostgreSQL है, SQL सर्वर है, Microsoft एक्सेस है और इनके अलावा MongoDB भी है। तो इस तरीके से ये क्या है, डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम है, मतलब डेटा को मैनेज करने वाले सिस्टम है, एक तरीके के कह सकते हैं सॉफ्टवेयर हैं जिनकी हेल्प से हम डेटा को मैनेज करते हैं। तो आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि DBMS क्या होता है। अब देखिए जो DBMS होता है मतलब कि जो हमारा डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम है इसके कुछ की कॉन्सेप्ट्स होते हैं, उनको हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे। की कॉन्सेप्ट की अगर हम बात करें तो ये सारे जो है हमारे DBMS के कॉन्सेप्ट होते हैं, जिसमें कि है आपका डेटाबेस स्कीमा, डेटा कांस्टेंट, मेटा डाटा या फिर आप डेटा डिक्शनरी बोल सकते हैं, और इसके अलावा डेटाबेस क्वेरी, डेटा मैनिपुलेशन और डेटाबेस इंजन्स। तो इन सारे कॉन्सेप्ट को जो हम पहले एक एक करके डिस्कस करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं डेटाबेस स्कीमा की। तो देखिए डेटाबेस स्कीमा क्या है, डेटाबेस स्कीमा जो है कुछ नहीं है, बस एक डिज़ाइन है आपके डेटाबेस का। मतलब कि जो आपका डेटाबेस है उसका आप कह सकते हैं एक तरीके क्या है, स्केलेटन है। मतलब कि डेटा जो है हमारा वो किस तरीके से रिप्रेजेंट होगा, उसमें क्या क्या चीज़ें रहेंगी, क्या टेबल्स क्रिएट होंगी और उनका डेटा टाइप क्या होगा, उसमें डेटा किस तरीके से स्टोर होगा। तो ये जो सारी चीज़ें होती हैं, जो स्ट्रक्चर होता है पूरा, उसी को हम बोलते हैं डेटाबेस स्कीमा। मतलब कि जो लॉजिकल स्ट्रक्चर होगा। भाई देखिए घर बनाने से पहले हम क्या करते हैं, सारी चीज़ें सोचते हैं भाई हमारे घर में क्या क्या चीज़ें होंगी, बाथरूम कहाँ होगा, डाइनिंग रूम कहाँ पे होगा या हमारा बेडरूम कहाँ होगा। तो वही सारी चीज़ें जो है यहाँ पर डेटाबेस स्कीमा में आ जाती हैं। मतलब डेटाबेस के अंदर क्या क्या चीज़ें रहेंगी, डेटाबेस में हमारी क्या क्या टेबल्स होंगी, डेटा कैसे रिप्रेजेंट होगा, तो वो सारी चीज़ें कहलाती हैं डेटाबेस स्कीमा। जो पूरा लॉजिकल स्ट्रक्चर होगा उसी को हम बोलते हैं डेटाबेस स्कीमा। आई होप आप लोग को समझ में आ गया होगा। बात करते हैं नेक्स्ट कॉन्सेप्ट की, जो कि है डेटा कांस्टेंट। तो देखिए डेटा कांस्टेंट क्या है,
डेटा कांस्टेंट जो है वो क्या है, एक तरीके की रिस्ट्रिक्शंस या फिर लिमिटेशंस होती हैं जिनको कि आप जो है टेबल के कॉलम्स पे इम्प्लीमेंट करते हैं। आप जो है एक कॉलम पे इम्प्लीमेंट कर सकते हैं या फिर एक से ज़्यादा कॉलम पे इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। मतलब कि कोई टेबल है उसमें जो कॉलम्स होंगे उन पे जो है आप रिस्ट्रिक्शंस लगा सकते हैं। देखिए यहाँ पे जो है मैंने इमेज लगाई है कि आप जो है यूज़र के हाथ बांध सकते हैं कि भाई वो जो है किस टाइप का डेटा एंटर करे या किस टाइप की चीज़ें वहाँ पे करे। मान लीजिए एक टेबल मैं क्रिएट कर रहा हूँ स्टूडेंट के नाम से, तो इस तरीके का मान लीजिए मुझे डेटा उसके अंदर स्टोर करना है। तो यहाँ पे देखिए जो कॉलम्स हैं, जैसे कि एक रोल नंबर वाला कॉलम हो गया, एक स्टूडेंट नेम वाला कॉलम हो गया, डेट ऑफ बर्थ वाला कॉलम हो गया और यहाँ पे फादर नेम वाला कॉलम हो गया। तो यहाँ पे अगर मैं कहूँ तो कुछ कंडीशन मैं प्लेस कर सकता हूँ। मान लीजिए यहाँ पे रोल नंबर वाले कॉलम पे मैं कंडीशन प्लेस कर सकता हूँ यूनिक। एक यहाँ पे कांस्टेंट होता है यूनिक। अगर मैं यहाँ पे इस वाले कॉलम पे यूनिक कांस्टेंट लगा दूँ तो इसका मतलब ये हुआ कि रोल नंबर वाला कॉलम है इसमें जो वैल्यू आएंगी वो सारी यूनिक आएंगी, कोई भी वैल्यू जो है यहाँ पे डुप्लीकेट नहीं हो सकती। मतलब कि अगर मैंने 1 टाइप कर दिया तो आगे से जो है मैं इस कॉलम में 1 टाइप नहीं कर सकता, कोई भी वैल्यू जो है वो यहाँ पे रिपीट नहीं होगी। इसी तरीके से मान लीजिए यहाँ पे स्टूडेंट नेम वाले पे मैं एक कांस्टेंट अप्लाई कर देता हूँ नॉट नल। नॉट नल का मतलब होता है कि जो कॉलम है इसको आप ब्लैंक नहीं छोड़ सकते। मतलब कंडीशन मैं ये लगा देता हूँ यहाँ पे कि ये जो कॉलम है जब आप डेटा इसके अंदर एंटर करेंगे तो इसको ब्लैंक नहीं छोड़ सकते। ये कंडीशन है कि इसको हम खाली छोड़ ही नहीं सकते। तो यहाँ पे जब भी डेटा आप एंटर करेंगे तो आपको यहाँ पे कुछ ना कुछ नेम टाइप करना ही पड़ेगा, आप इसको ब्लैंक नहीं छोड़ पाएंगे। तो इस तरीके से हम कुछ कंडीशन लगा सकते हैं, यूजर के हाथ बांध सकते हैं भाई कि ये काम आपको करना ही करना है। तो इस तरीके से जो रिस्ट्रिक्शंस होती हैं, जो कंडीशंस होती हैं, उन्हीं को हम बोलते हैं डेटा कांस्टेंट। और देखिए डेटा कांस्टेंट जितने भी होते हैं वो सारे मैं आपको पढ़ाऊंगा, बहुत अच्छे से समझाऊंगा। यहाँ पे सारे थ्योरेटिकल टर्म जो है वो मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा और नेक्स्ट चैप्टर में जो है मैं आपको उसको प्रैक्टिकली भी करके दिखाऊंगा कि किस तरीके से आप एसक्यूएल में उसको इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। तो आई होप आप लोगों को समझ में आ चुका होगा डेटा कांस्टेंट क्या होते हैं। अब बात करते हैं नेक्स्ट टर्म की, जो कि है मेटा डेटा या फिर डेटा डिक्शनरी। तो यहाँ पे देखिए जो डेटाबेस स्कीमा होता है वो यहाँ पे देखिए कांस्टेंट के साथ में एक फाइल में स्टोर होता है, या फिर आप कह सकते हैं जो डीबीएमएस होता है वो एक डेटाबेस कैटलॉग बनाकर या फिर जो है एक डिक्शनरी बनाकर उसमें जो है इन चीज़ों को स्टोर कर देता है। जो डेटाबेस स्कीमा होता है और जो डेटा कांस्टेंट होते हैं उनको एक फाइल में एक डिक्शनरी बना के स्टोर कर देता है। तो इस फाइल को ही बोला जाता है मेटा डेटा। अब देखिए मेटा डेटा है क्या? मेटा डेटा जो है बेसिकली डेटा अबाउट द डेटा, मतलब कि डेटा के बारे में ही जो डेटा होगा उसी को हम बोलते हैं मेटा डेटा। देखिए इसको समझते हैं थोड़ा सा यहाँ पे एग्जाम्पल से। मान लीजिए कि आपके पास में इस तरीके से एक कैट की इमेज है, तो यहाँ पे देखिए जो आपके कंप्यूटर में जो कैट की इमेज होगी कि ये क्या है, पूरा एक डेटा है, इसको हम बोलेंगे डेटा। लेकिन इस डेटा के बारे में भी जो डेटा होगा उसी को हम बोलेंगे मेटा डेटा। जैसे कि इस डेटा के बारे में क्या डेटा हो सकता है, यहाँ पर देखिए ये सारी इन्फॉर्मेशन जो है वो इस डेटा के बारे में हो सकती है कि जो फाइल है वो कब क्रिएट हुई है, इसका टाइप क्या है, किस फॉर्मेट में है, पीएनजी में है या किस फॉर्मेट में है, वो यहाँ पर डिटेल हो सकती है। कि जो फोटो है वो किस फ़ोन से क्लिक हुआ है या किस कैमरे से क्लिक हुआ है, कब क्लिक हुआ है, किस लोकेशन पे क्लिक हुआ है। तो ये सारी जानकारी जो होगी इसी को हम बोलेंगे मेटा डेटा। मतलब कि इस डेटा के बारे में जो है जो अदर इन्फॉर्मेशन है उसी को हम बोलते हैं मेटा डेटा। तो इसी को जो है यहाँ पे एक फाइल में स्टोर किया जाता है जिसको कि डिक्शनरी बोला जाता है। आई होप आप लोगों को समझ में आ रहा होगा कि मेटा डेटा क्या होता है। अब बात करते हैं डेटाबेस इंस्टेंस की। तो देखिए डेटाबेस इंस्टेंस का मतलब क्या होता है। डेटाबेस इंस्टेंस जो है वो एक तरीके का स्टेट है कि बताता है कि डेटाबेस जो है वो आपका किस स्टेट में है। मतलब कि जब भी हम डेटाबेस को देखिए डिफाइन करते हैं तो हमारा डेटाबेस एम्प्टी होता है, और जब हम उसको लोड करते हैं तो वहाँ पे कुछ ना कुछ उसका स्टेट होता है। तो डेटाबेस का जो भी स्टेट होगा वो किस पोजीशन में है, क्या वर्क उस पर हो रहा है, तो उसी को बोला जाता है डेटाबेस इंस्टेंस। आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा। बात करते हैं नेक्स्ट टर्म की, जो कि है क्वेरी। तो देखिए क्वेरी क्या है। क्वेरी जो है एक तरीके की रिक्वेस्ट है जो कि आप डेटाबेस से करते हैं फॉर एनी इन्फॉर्मेशन। देखिए नॉर्मल टर्म में हम क्या कहते हैं क्वेरी को, क्वेश्चन। बहुत बार आप लोगों ने अपने टीचर्स को कहते हुए सुना होगा कि डू यू हैव एनी क्वेरी, कि आपकी कोई क्वेरी है, आपका कोई क्वेश्चन है, इस तरीके से बोलते हैं। तो क्वेरी का मतलब है सिंपली एक क्वेश्चन से। तो जो भी क्वेश्चन होता है उस क्वेश्चन को अगर आप पूछते हैं तो उसके रिगार्डिंग आपको इन्फॉर्मेशन मिलती है। मतलब जब भी आप किसी से कुछ क्वेश्चन पूछेंगे तभी तो आपको इन्फॉर्मेशन मिलेगी। तो इसी तरीके से जब हमारे कंप्यूटर पे जो है डेटाबेस स्टोर किया हुआ होता है एक जगह पे, तो उस डेटाबेस से जो इन्फॉर्मेशन हमें चाहिए होती है, जब उसके लिए हम डेटाबेस को रिक्वेस्ट करते हैं, जो डीबीएमएस होता है उसको हम रिक्वेस्ट करते हैं कि ये डेटा हमें दो, तो वो निकाल के उसको देता है। तो इस तरीके से क्वेरी क्या हुई, एक तरीके की रिक्वेस्ट
रिक्वेस्ट हुई जो कि हम डेटाबेस से करते हैं, और डेटाबेस क्या करता है, उसके बेस पे ही हमें इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड कर देता है। सपोज कि किसी कंपनी में 1000 एम्प्लॉय हैं, तो उन 1000 एम्प्लॉय में से मान लीजिए आप चाहते हैं सिर्फ और सिर्फ उन पर्सन्स की डिटेल लेना जिनकी सैलरी जो है आपकी 50,000 से ऊपर है। तो हो सकता है 1000 लोगों में से जो है ओनली जो है 100 पीपल ही ऐसे हों जिनकी सैलरी जो है 50,000 से ऊपर हो। तो इस तरीके से क्या होगा, जैसे ही उस पर क्वेरी अप्लाई की जाएगी, कुछ कमांड चलाई जाएगी, तो सिर्फ और सिर्फ उन्हीं लोगों का डेटा आएगा जिनकी की रिक्वेस्ट जो है आपने मांगी है। तो इस तरीके से इसी प्रोसेस को हम बोलेंगे क्वेरी। आई होप आप लोग को समझ में आ गया होगा। देखिए जो नेक्स्ट चैप्टर है उसमें हम देखेंगे क्वेरी को किस तरीके से इंप्लीमेंट करते हैं। तो यहाँ पे बात करते हैं नेक्स्ट टर्म की, जो कि है डेटा मैनिपुलेशन। तो डेटा मैनिपुलेशन का मतलब सिंपल सा है कि डेटा को मॉडिफाई करना, डेटा को डिलीट करना, डेटा को इंसर्ट करना या फिर डेटा को अपडेट करना। ये सारे ऑपरेशन अगर आप डेटा पे परफॉर्म करते हैं तो इसी को बोला जाता है डेटा मैनिपुलेशन। आई होप आप लोग को ये कॉन्सेप्ट भी क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट टर्म की अगर हम बात करें तो वो हमारा डेटाबेस इंजन। अब देखिए डेटाबेस इंजन क्या होते हैं, ये जो है पर्टिकुलर टाइप के प्रोग्राम होते हैं जो कि यूज होते हैं किसके द्वारा, डीबीएमएस के द्वारा, टू क्रिएट डेटाबेस, या फिर जो भी क्वेरीज आती हैं डीबीएमएस के पास में डेटा रिट्राइवल को लेके या फिर डेटा मैनिपुलेशन को लेके, तो उनको हैंडल करने के लिए कुछ प्रोग्राम्स होते हैं जो कि आपका डीबीएमएस यूज करता है, तो उन्हीं को जो है डेटाबेस इंजन बोला जाता है। आई होप आप लोग को समझ में आ गया होगा। अब देखिए यहाँ पर डेटाबेस से रिलेटेड कुछ और चीज़ें हैं जो कि आपको पता होनी चाहिए, मतलब कि कह सकते हैं जो डीबीएमएस है उससे रिलेटेड कुछ और चीज़ें हैं जो कि आपको क्लियर होनी चाहिए, कुछ कॉन्सेप्ट हैं जो आपको क्लियर होने चाहिए। तो वो क्या क्या कॉन्सेप्ट हैं उनको समझ लेते हैं। पहला यहाँ पे कॉन्सेप्ट है बाइट का। तो देखिए बाइट क्या होती है, बाइट जो है वो एक तरीके का ग्रुप है 8 बिट्स का, जो कि यूज होती है डेटाबेस में टू स्टोर अ करैक्टर। मतलब कि कोई एक करैक्टर को स्टोर करने के लिए जो है पूरी यहाँ पे एक बाइट यूज होती है। जैसे कि अगर मैं बात करूँ इस टेबल में, देखिए मैंने यहाँ पे एक टेबल बना रखी है, तो इस टेबल में देखिए यहाँ पे डेटा है कुछ। अब इस डेटा की अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पे देखिए इस वाले की अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पे देखिए 6 बाइट है, मतलब कि हर एक करैक्टर के लिए एक बाइट यूज हो रही है। तो जितने भी करैक्टर होंगे उतने ही बाइट का डेटा यहाँ पे हो जाएगा। इसी तरीके से यहाँ पे अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पे कितने बाइट का डेटा हो जाएगा, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एंड यहाँ पे स्पेस है, ये भी काउंट होगा, तो 10 बाइट का जो है आपका डेटा हो जाएगा। तो इस तरीके से जो बाइट है वो हमारे इंडिविजुअल करैक्टर को रिप्रेजेंट करती हैं। आई होप आप लोग को समझ में आ रहा होगा। नेक्स्ट टर्म की हम यहाँ पे बात करते हैं तो वो है डेटा आइटम। तो डेटा आइटम्स की अगर हम बात करें तो डेटा आइटम जो है वो स्मॉलेस्ट यूनिट होती हैं और ये कंसिस्ट हो सकती हैं नंबर ऑफ बिट्स से। तो अगर मैं बात करूँ इस टेबल की कि यहाँ पे डेटा आइटम्स क्या होंगे, तो यहाँ पे देखिए जो भी इंडिविजुअल आइटम है इस टेबल के अंदर, मतलब जो सेल दे रखे हैं और इनके अंदर जो डेटा है उसी को हम बोलेंगे डेटा आइटम। जैसे कि यहाँ पे देखिए आपका मनोज शर्मा हो गया, इसकी डेट ऑफ बर्थ हो गई, सत्यम हो गया, यहाँ पे रोल नंबर हो गया। तो जो इंडिविजुअल सेल में जो भी डेटा है इसी को हम बोलते हैं डेटा आइटम। तो आई होप आप लोग को समझ में आ गया होगा डेटा आइटम्स क्या होते हैं। नेक्स्ट टर्म की अगर हम बात करें तो नेक्स्ट टर्म है रिकॉर्ड। तो देखिए रिकॉर्ड किसको बोलते हैं, रिकॉर्ड जो है वो आपका कलेक्शन होता है डेटा आइटम्स का। अगर मैं इसको सिंपल टर्म में कहूँ तो रिकॉर्ड जो है वो हम रोज़ को बोलते हैं, मतलब जो भी आपकी यहाँ पे रोज़ होंगी। देखिए यहाँ पे अगर मैं बात करूँ इस कंप्लीट रो की, तो ये जो कंप्लीट रो है वो क्या है, एक तरीके का पूरा रिकॉर्ड है। इसी तरीके से यहाँ पे ये कंप्लीट रो हो गई आपकी, तो ये क्या हमारा रिकॉर्ड है। मतलब जो भी यहाँ पे पूरी पूरी रो है, जैसे ये है हमारी 4 रो है यहाँ पे, तो 4 यहाँ पे क्या हो जाएंगे, ये रिकॉर्ड हो जाएंगे, क्योंकि 4 पीपल्स की जो है वो यहाँ पे इन्फॉर्मेशन स्टोर्ड है। एक सत्यम की हो गई, एक नेहा की हो गई, एक मनोज की हो गई, एक अमित की हो गई। तो इस तरीके से यहाँ पे क्या है, 4 रिकॉर्ड है। तो ये जो पूरी रो होती है इसी को हम रिकॉर्ड बोलते हैं। तो मतलब कि चाहे आप रो बोलो चाहे रिकॉर्ड बोलो, बात एक ही है। यहाँ पे देखिए जब भी मैं आपको रो बोलूँ या रिकॉर्ड बोलूँ तो समझ जाओ मैं रो की बात कर रहा हूँ। तो पूरी कंप्लीट रो जो है उसको हम रिकॉर्ड बोलते हैं। आई होप आप लोग को समझ में आ गया होगा। बात करते हैं यहाँ पर नेक्स्ट टर्म की, जो कि है फील्ड। अब फील्ड की अगर हम बात करें तो फील्ड का मतलब सिंपल सा होता है कॉलम से। जो भी यहाँ पे कॉलम्स हैं, मतलब कि यहाँ पे देखिए 1 कॉलम 2 कॉलम 3 कॉलम एंड 4 कॉलम, मतलब कि इस टेबल के अंदर जो है वो आपको 4 कॉलम देखने को मिल रहा है। तो जो कॉलम्स होते हैं इन्हीं को फील्ड बोलते हैं, और हर कॉलम में जो है पर्टिकुलर टाइप की इन्फॉर्मेशन होती है। तो चाहे मैं फील्ड बोलूँ चाहे कॉलम बोलूँ, आप लोगों को कन्फ्यूज नहीं होना है। फील्ड और कॉलम जो है वो दोनों एक ही चीज़ें होती हैं। तो जो भी हमारे यहाँ पे फील्ड होते हैं वो इन्फॉर्मेशन को कंटेन करके रखते हैं पर्टिकुलर टाइप की। आई होप आप लोग को समझ में आ चुका होगा कि फील्ड क्या होता है। नेक्स्ट अगर हम बात करें टेबल की, तो टेबल के बारे में आपको पता ही है। टेबल क्या है, ग्रुप है लॉजिकली रिलेटेड रिकॉर्ड्स का।
मतलब यहाँ पे देखिए जो रिकॉर्ड है इनको रिलेट करके यहाँ पे जो पूरी इन्फॉर्मेशन तैयार हो रही है, यहाँ पे मतलब कि टेबुलर फॉर्म में जो डेटा तैयार हो रहा है इस पूरे को हम बोलते हैं टेबल। तो इस तरीके से यहाँ पे मैं कह सकता हूँ कि स्टूडेंट के नाम से मेरी एक टेबल है जिसके अंदर यहाँ पे ये इन्फॉर्मेशन है। तो आई होप आप लोगों को टेबल का कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा और इसके जो है क्या क्या कंपोनेंट होते हैं ये भी आपको समझ में आ गया होगा। देखिए मैंने आपको बता दिया कि टेबल में क्या होते हैं, कॉलम्स होते हैं और टेबल में रोज होते हैं और यहाँ पे देखिए इंडिविजुअल सेल होता है, इसको हम क्या बोलते हैं, डेटा आइटम्स। और यहाँ पे डेटा आइटम किस तरीके से तैयार होता है, ये बाइट को मिलाकर फॉर्म होता है। तो यहाँ पे जो है मैंने आपको ये सारे टर्म समझा दिए हैं। आई होप आप लोग को समझ में आ गए होंगे। तो देखिए अभी तक जो है हम डीबीएमएस को डिस्कस कर रहे थे, मतलब डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम को डिस्कस कर रहे थे। अब यहाँ पे हम डिस्कस करेंगे आरडीबीएमएस को, मतलब कि रिलेशनल डेटाबेस मॉड्यूल को हम डिस्कस करेंगे। इसकी जो फुल फॉर्म होती है आरडीबीएमएस की वो होती है रिलेशनल डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। यहाँ पे देखिए काफ़ी सारे टर्म जो हैं वो आपके डीबीएमएस से चेंज हो जाएंगे, मतलब कि जो कॉन्सेप्ट होता है वो लगभग सेम ही होता है, लेकिन जो टर्म्स अभी हमने पढ़े उनके नेम जो है वो यहाँ पे आपको चेंज देखने को मिलेंगे। तो उनकी यहाँ पे हम बात करेंगे। तो स्टूडेंट इस टॉपिक को डिस्कस करेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में। आज के इस वीडियो में इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग।